नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ को हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जनरली पहले तो क्या देखें, नॉर्मली ऐसे ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा कुछ जो भी स्ट्रक्चर हो ऐसा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में ग्राफ कैसे स्टोर होता है, कंप्यूटर सिस्टम के लिए स्टोरेज का एक तरीका बना हुआ है। ठीक, दो टेक्निक है ग्राफ को स्टोर करने का, मतलब कि ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का कंप्यूटर सिस्टम में दो तरीका है। क्या क्या है भाई, पहले ग्राफ को बनाते हैं। ठीक, एक ग्राफ को बनाते हैं, साथ साथ में स्टोर भी करेंगे। एक ग्राफ को मान लो बनाते हैं, एक ग्राफ है, क्या है, ए बी सी डी, ये मेरा ग्राफ है। एज वेट गिवन नहीं है, एज वेट नहीं दिए हैं। अगर एज वेट गिवन नहीं है, बाय डिफॉल्ट एज वेट 1 होगा। अगर नहीं गिवन है एज वेट, याद रखना कहीं पर किसी ग्राफ में अगर एज वेट गिवन नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट एज वेट 1 होगा, ये बात पक्का है। ठीक, ये मेरा ग्राफ है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, दो तरीका है रिप्रेजेंट करने का, दो टेक्निक है। एक है एडजेसेंसी, एक है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, या बोल सकते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। एक और क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट। एक और क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट दो तरीका है, दो टेक्निक है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का। ठीक, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, एक ग्राफ है, स्ट्रक्चर है, इसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने का देखो फॉर्मेट क्या है, कितना वर्टेक्स है, ए बी सी डी, 4 वर्टेक्स है ना, वैसे ही लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ए बी सी और डी, 4 वर्टेक्स हम लोग लिख दिए। ठीक, और इस साइड से लिखते हैं, स्पेस ज्यादा रहेगा हम लोग के पास में, ए बी सी डी, 4 लिख दिए। इसके बाद क्या और है, ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इतना कर लिए हैं। मैट्रिक्स में क्या होगा, मैट्रिक्स में कुछ कॉलम होगा कुछ रो होगा, रोज और कॉलम यही होता है मैट्रिक्स में, सेम वही चीज है। यहां पर रोज के लिए ए बी सी डी, यही रोज भी मेरा हो गया। ठीक, ये क्या है, इस तरीके से कुछ बना है, ऐसा बना है स्ट्रक्चर। ये देखो ये हो गया। अच्छा, बीच वाले को मान लो नहीं भी ड्रॉ करते हैं, दिख जाएगा सामने सामने, यही मेरा हो गया। अब यहां देखो लिखेंगे कैसे, क्या लिखना है, यहां पर सिंपल देखना है कि ए से कहां कहां पर एज जा रहा है, ए से कहां पर एज जा रहा है। तो ए से लेकर ए पर जा रहा है क्या, ऊपर में ए है ना, ए से लेकर ए पर जा रहा है क्या कोई एज, ए से लेकर ए पर ही कोई एज जा रहा है क्या, मतलब कि सेल्फ लूप। यहां क्या रहेगा, सेल्फ लूप रहेगा। ए से स्टार्ट हुआ, ए पर ही जाकर एंड हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट रो को लेना है, एंडिंग पॉइंट ए रहेगा। यहां पर क्या है, इसको बोल सकते हैं एज स्टार्टिंग पॉइंट। एज स्टार्टिंग पॉइंट इसको लिख सकते हैं। क्या है, एक्चुअली है मैट्रिक्स का रोज है। ठीक, कॉलम है, यहां पर कॉलम है, यहां क्या लिख सकते हैं, एंडिंग पॉइंट ऑफ एज। एज का क्या है, ये है एंडिंग पॉइंट है, ये क्या है, एंड पॉइंट है। स्टार्ट यहां से करना है रोज से और एंड करना है कॉलम पर। ठीक, तो एज यहां पर क्या है, पहला रो अगर लेते हैं, पहला रो पर आते हैं, यहां से स्टार्ट किए हम लोग, पहले कॉलम को लेते हैं, क्या आया, ए आया। ए से स्टार्ट करके ए पर ही जाने वाला कोई एज है क्या, ए से स्टार्ट हो और ए पर ही चल जाए, नहीं है, मतलब क्या, यहां 0 लिखेंगे, नहीं है तो 0 लिखेंगे। ठीक,
अब देखेंगे अगला में जाएंगे, इसी स्टार्ट यहाँ ए से ही करेंगे और अगले में जाएंगे, ए से लेकर बी तक। मतलब ए से बी जाने वाला कोई एज है क्या? देखो यहाँ ए से बी जाने वाला देखो एक एज यहाँ पर है, मतलब एज है ना, मतलब यहाँ लिख देंगे 1। एज है तो 1 लिखेंगे, नहीं है तो 0 लिखेंगे। ठीक, अब देखो, अच्छा मान लो एक एज यहाँ पर बीच से हटा देते हैं, ऐसे कंप्लीट ग्राफ बन रहा था, एक एज को हटा लेते हैं बीच से। ठीक है, एक एज को हटा लेते हैं। ठीक, बी हो गया। अब इसके बाद कहा जाए ए से सी तक जाना है। ए से सी में, ए से सी कोई एज गया है? देखो ए से सी एक एज आया है ना, ए से सी एक एज आया है ना, यहाँ पर 1 कर लिए। जहां एज गया है 1 करेंगे, स्टार्ट यहां से करेंगे, इंड ऊपर वाले में करना है। ठीक, अब ए से कहा जाना है? डी जाना है। ए से डी तक में कोई एज है क्या? देखेंगे यहाँ पर ए से डी तक में, ए से डी में एज है, मतलब यहाँ भी 1 लिख दिए हम लोग। ठीक, अब क्या किए, ए से जितना भी जाने का रास्ता सब देख लिए हम लोग। अब कहाँ आएंगे? अब बी पर आएंगे, बी से स्टार्ट करेंगे। तो बी से स्टार्ट करेंगे, बी से सबसे पहले ए आया है, बी से ए जाने का रास्ता है क्या? हाँ, बी से ए जाने का रास्ता देखो एक है, एज है यहाँ पर 1 कर लिए। बी से बी जाने का रास्ता है क्या? बी पर कोई सेल्फ लूप रहेगा तभी ना बी से बी जाने का रास्ता होगा। बी पर देखो सेल्फ लूप नहीं है, मतलब बी से बी कोई नहीं जा रहा है, यहाँ क्या हो गया? 0 हो गया। फिर बी से सी जाने का रास्ता है क्या? बी से सी जाने का रास्ता है क्या? अगर बी से सी जाएंगे, देखो एक एज ये है, मतलब है रास्ता, तो क्या हो गया? बी से सी जाने का भी रास्ता है, 1 कर लिए। उसके बाद बी से डी जाने का कोई रास्ता है क्या? बी से डी जाने का रास्ता है क्या? हाँ, एक रास्ता है, सी होकर आने का रास्ता है। ऐसा नहीं लेना है, डायरेक्ट एज रहे उसी को लेना है। ठीक, ऐसा नहीं कि अच्छा बी से डी जाने का रास्ता है, सी होते हुए जाएंगे, नहीं, डायरेक्ट है या नहीं, डायरेक्ट कनेक्टिंग एज है या नहीं, उसको लिखना है केवल। समझ रहे हो बात को? डायरेक्ट एज बी और डी में नहीं है, मतलब क्या करेंगे यहाँ पर 0 लिखेंगे। ठीक, नहीं है तो 0 लिखेंगे। सी से ए जाने का है क्या? सी से ए जाने का है, मतलब क्या? 1 लिख दिए। सी से बी जाने का है क्या? सी से बी जाने का भी है, यहाँ भी 1 लिखे। सी से सी जाने का सेल्फ लूप है क्या? नहीं है, यहाँ पर 0 लिखेंगे। सी से डी जाने का रास्ता है क्या? सी से डी जाने का रास्ता देखो डायरेक्ट एज एक है, डायरेक्ट एज है उसी रास्ते को लेंगे। इनडायरेक्ट कहीं जा रहा है किसी और के थ्रू, किसी और वर्टेक्स के थ्रू, उसको नहीं लेना है, याद रखना है चीज। सी से डी जाने का है, सी से डी जाने का है, मतलब कि 1 लिख लिए आप। ठीक, ये भी हो गया। उसके बाद डी पर आए हम लोग, उसके बाद डी पर आए। डी पर आए तो क्या हो गया? डी से ए जाने का है क्या? देखेंगे, डी से ए जाने का है क्या? देखो डी से ए जाने का एक है एज, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 1 लिख लेंगे। डी से बी जाने का है क्या? डी से बी जाने का है क्या? हाँ, डी से बी ऐसे जा सकते हैं, या फिर डी से बी ऐसे जा सकते हैं। इनडायरेक्ट है, नहीं ले सकते हैं, डायरेक्ट एज होना चाहिए, डायरेक्ट एज होना चाहिए, उसी को यहाँ पर लिखेंगे केवल। ठीक, तो डी से बी जाने का रास्ता नहीं है, डायरेक्ट एज नहीं है, मतलब क्या? डायरेक्ट एज नहीं है तो 0 लिख लेंगे। फिर डी से सी जाने का कोई डायरेक्ट एज है क्या? डी से सी जाने का डायरेक्ट एज है, मतलब कि यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद डी से डी जाने का कोई रास्ता है क्या? देखो डी से डी जाने का कोई रास्ता है क्या? डी से डी पे कोई सेल्फ लूप नहीं है, सेल्फ लूप नहीं है मतलब कि डी से डी जाने का रास्ता नहीं है, मतलब क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ हो गया 0। यही हो गया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। एडजेसेंसी मैट्रिक्स यही है, इस ग्राफ के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यही है, इस ग्राफ के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यही है। तो एक चीज नोटिस करो, यहां पर देखो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े हैं, क्या बोलते हैं? इसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, इसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। डायगोनल एलिमेंट सब 0 है ना, सबके सब 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि वो डायगोनल रहेगा कौन सा? ए से ए जाने का रहेगा तभी 1 हो सकता है, बी से बी जाने का रहेगा तभी 1 हो सकता है, सी से सी जाने का रहेगा तभी 1 हो सकता है, डी से डी तक का रहेगा। ठीक, मतलब कि सेल्फ लूप अगर रहेगा तभी 1 डायगोनल में हो सकता है, अगर एक भी सेल्फ लूप नहीं है तो सारा 0 होगा। मतलब क्या है कि डायगोनल जो है, डायगोनल एंट्री tells about
सेल्फ लूप। डायगोनल एंट्री जो है किसमें, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में याद रखना, मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्री जो है वो बताता है कि ग्राफ में सेल्फ लूप है या नहीं है। ये जान गए, मतलब क्या, मैट्रिक्स के हेल्प से कैसे हम लोग किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो जान लिए हम लोग। अब आते हैं एडजेसेंसी लिस्ट पर आते हैं। ठीक, यहां पर देखो एक पार्टीशन कर लेते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट पर आते हैं। लिस्ट में कैसे करना है, लिस्ट में देखो क्या होगा, सबसे पहले एक एरे बनाएंगे हम लोग, एक एरे ऐसे बनाएंगे। ठीक, एक एरे बना लिए ऐसे। एरे में क्या क्या होगा भाई, कुछ एलिमेंट होगा। क्या क्या एलिमेंट होगा, जितना भी वर्टेक्स है, जितना वर्टेक्स है वो सब इस एरे में होगा। जैसे यहां पर जितना वर्टेक्स है वो सबको यहां नंबर ऑफ कॉलम के लिए यूज किए हैं और नंबर ऑफ रोज के लिए यूज किए हैं। उसके बाद रोज से किसी भी एक रो से स्टार्ट करते थे, फिर कॉलम तक जाते थे, एज है कि नहीं चेक कर रहे थे। ठीक, यही कर रहे थे ना। सेम यहां पर क्या करना है, यहां पर जितना भी नंबर ऑफ वर्टिसेज है, नंबर ऑफ वर्टिसेज है उसको यहां पर लिख लेंगे। तो वर्टिसेज क्या क्या है, ए बी सी डी, यही है ना, ए बी सी डी। वहां देखो ए बी सी डी यही है। तो यहां क्या किए, ए को लिख लिए, उसके बाद बी को लिख लिए, उसके बाद सी को लिख लिए, उसके बाद डी को लिख लिए। ये मेरा वर्टिसेज लिखा गया है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या, इसमें एक पार्टीशन कर लिए। देखो एक पार्टीशन किए, यहां पर ऐसे पार्टीशन कर लिए, ए के लिए है, बी के लिए है, सी के लिए है, डी के लिए है, एक पार्टीशन कर लिए। अब बोलो एरे में एक से ज्यादा जगह कैसे है, इस तरीके के एरे को हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस तरीके का एरे जो है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर एरे। ये कहां पर मिलेगा भाई, ये हम लोग बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग सिंपल अपने रूम में सामान को रखने के लिए कबर्ड बनाते हैं ना, कितना पार्टीशन होना चाहिए कबर्ड में हम लोग डिफाइन करते हैं। वैसे ही स्ट्रक्चर के लिए एक डिफिनेशन लिखते हैं, सिस्टम में कोड लिखते हैं, जिसके हेल्प से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जैसा स्ट्रक्चर चाहिए, यहाँ पर कितना स्पेस चाहिए, यहाँ कितना स्पेस चाहिए, सब कुछ हम लिखकर बना सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं। इसको स्ट्रक्चर एरे हम लोग बोलते हैं। एक से ज्यादा ब्लॉक एक एरे में, एक एरे का एक ब्लॉक में एक से ज्यादा स्पेस पार्टीशन हो सकता है। ठीक, तो ये है क्या, ये स्ट्रक्चर एरे है हम लोग का। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, देखेंगे ए से लेकर कहां पर एज जा रहा है। देखेंगे ए से लेकर कहां गया, ए से लेकर बी जा रहा है। ए से बी के लिए एक एज है ना, क्या करेंगे, बी के लिए एक नोड बनाएंगे हम लोग, बी के लिए एक नोड बनाए, इसमें भी ऐसा पार्टीशन कर लिए हैं। और बी का जो एड्रेस है जो यहाँ स्टोर कर लिए, ए वाले में स्टोर कर लिए। इसका मतलब क्या हो गया, ए में एड्रेस है, यहाँ पर क्या है, ये एड्रेस है, ये क्या है, एड्रेस है। अब सिंपल सोचो, तुम्हारे पास में किसी का एड्रेस है, अगर किसी फ्रेंड का, उसके पास जा सकते हो ना, किसी फ्रेंड का एड्रेस तुम्हारे पास में सही एड्रेस है, उसके पास में जा सकते हो ना। बस वही चीज है, ये यहाँ पर वर्टेक्स है, इसके पास में वर्टेक्स बी का डायरेक्ट एड्रेस लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ एड्रेस होगा बी का, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ एड्रेस होगा बी का, यही एड्रेस है जो यहाँ पर कॉपी किया गया है, यहाँ पर लिख लिए हैं हम लोग, यहाँ पर एड्रेस लिख लिए हैं इस ब्लॉक में। ये एड्रेस लिखने के लिए ही हम पार्टीशन किए थे, ये एड्रेस हम यहाँ लिख लिए हैं। ए से बी जा सकते हैं, डायरेक्ट एज है यहाँ पर, ए से बी जाने का डायरेक्ट एज है, इसलिए ए में हम लोग बी का एड्रेस रख लिए, ए में बी का एड्रेस रख लिए। और कहाँ जा सकते हैं ऐसे, देखो, और ए से सी पर भी जा सकते हैं। मतलब क्या, इसके आगे में हम लोग बी में क्या करेंगे, बी में क्या करेंगे, सी के एड्रेस को हम लोग रख लेंगे, बी में हम लोग क्या करेंगे, सी के एड्रेस को रख लिए। मतलब ऐसे पॉइंट करेगा, यहाँ देखो एरो है, मतलब जा सकता है, पॉइंट कर लिया, सी के एड्रेस को रख लिया। क्यों, सी भी हम लोग जा सकते हैं। और कहाँ जा सकते हैं, डी भी हम लोग जा सकते हैं, डी जा सकते हैं, तो डी का एड्रेस को भी यहाँ पर रख लिए, यहाँ पर रख लिए, किसका, डी का एड्रेस को रख लिए, यहाँ पर आ गया डी। और कहीं जा सकते हैं क्या, और ए से कहीं जा सकते हैं क्या, बी पर जा सकते हैं, सी पर और डी पर, यही 3 जगह जा सकते हैं। 4 वर्टेक्स है, बाकी 3 जगह हम लोग जा सकते थे। यहाँ जहां जहां डायरेक्ट लिंक है वहां जा सकते हैं। देखो ये बन गया, यही जो हम लोग का बन गया। लिस्ट इस तरीके से ही होगा,
सेम बी में भी हम लोग करेंगे। बी से कहां जा सकते हैं? बी से ए पर जा सकते हैं और सी पर जा सकते हैं। तो बी से हम लोग ए पर जा सकते हैं, ए पर जा सकते हैं, और यहां से हम लोग सी पर भी जा सकते हैं, सी पर जा सकते हैं। यहां लिख लिए, यहां एरो दे लिए। ठीक, बी से सी पर जा सकते हैं और ए पर जा सकते हैं, बी से ए पर भी जा सकते हैं, सी पर भी जा, मतलब बी से ऐसा नहीं है कि ए से यहाँ पर ए में, यहाँ ए में सी का एड्रेस है मतलब कि ए से ही जा सकते हैं, नहीं। यहाँ जितना भी है, यहाँ जितना भी नोड है इसको क्या बोलेंगे? ये लिंक लिस्ट का नोड है। इस तरीके का जो नोड होगा लिंक लिस्ट इसी को बोलते हैं। लिंक किया हुआ है, एक नोड से दूसरे नोड को लिंक किया हुआ है। ठीक, एक नोड से दूसरे नोड को लिंक किया। कैसे? इसका एड्रेस यहाँ स्टोर कर लेते हैं, इसका एड्रेस को यहाँ स्टोर कर लेते हैं, ये लिंक कर दिया गया। इसका एड्रेस को यहाँ स्टोर करके लिंक कर दिया, इसको लिंक लिस्ट भी बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग लिंक लिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर एक एरे लिए है, इस एरे से बहुत सा लिंक लिस्ट जुड़ा हुआ होगा, ऐसे लिंक लिस्ट जुड़ा हुआ होगा। देखकर समझ आ रहा है? लिंक लिस्ट होगा जुड़ा हुआ। ठीक, अगर यहाँ पर सी का एड्रेस ए में है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए से हम लोग सी पर जा रहे हैं, नहीं। यहाँ जितना भी लिंक लिस्ट में नोड जुड़ा है बी के सामने, अगर बी वर्टेक्स के सामने जुड़ा है मतलब बी से सब नोड को हम लोग सारा वर्टेक्स को रीच कर सकते हैं डायरेक्ट एज से, बस इसलिए यहाँ पर है। ठीक, अब सी में आते हैं, सी में आते हैं हम लोग। सी से कहाँ जा सकते हैं? ए पर, बी पर और डी पर, मतलब कि यहां से हम लोग ए बना लेते हैं, यहां से हम लोग बी बना लेते हैं और यहां से हम लोग डी बना लेते हैं। सी से कहां जा सकते हैं? सी से ए बी डी, सी से ए बी डी, सब जगह जा सकते हैं। हम लोग बना लिए, वही लिंक लिस्ट ऐसा हम लोग बना लिए। ठीक, अब डी का आते हैं। डी पर आते हैं तो क्या है देखें, डी से कहां जा सकते हैं? ए पर जा सकते हैं और सी पर जा सकते हैं। डायरेक्ट नोड से, डायरेक्ट एज के थ्रू किसी नोड पर जा सकते हैं, बस वही देखना है। डायरेक्ट लिंक होना चाहिए रास्ता। ठीक, इनडायरेक्ट नहीं। डी से बी पर जा सकते हैं ऐसे घूमकर, नहीं, इनडायरेक्ट वाला नहीं चलेगा। यहाँ पर डायरेक्ट कहां पर एज है बस उसको देखना है। ठीक, डी से हम लोग सी पर जा सकते हैं, डी से हम लोग ए पर जा सकते हैं। तो डी से कहां गए हम लोग? डी से हम लोग सी पर जा सकते हैं और कहां जा सकते हैं? और हम लोग ए पर भी जा सकते हैं, ए पर भी जा सकते हैं। ठीक, यही हो गया एडजेसेंसी लिस्ट। इस ग्राफ के लिए एडजेसेंसी लिस्ट यही हो गया और एडजेसेंसी मैट्रिक्स ये हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है चीज? सिंपल है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स इस ग्राफ के लिए ऐसा होगा, एडजेसेंसी लिस्ट इस ग्राफ के लिए ऐसा होगा। ये जो एरे है, एक एरे है, क्या है? ये स्ट्रक्चर एरे है। इस तरीके से स्ट्रक्चर हम लोग बना लिए। ये सब नोड है, इसको बोलेंगे लिंक लिस्ट 1 है, एक और लिंक लिस्ट हो गया, एक और लिंक लिस्ट हो गया, एक और लिंक लिस्ट हो गया। जितना भी वर्टेक्स रहेगा सब में हम लोग एक लिंक लिस्ट का एड्रेस को स्टोर कर देंगे। ये क्या बताएगा? कौन कौन से वर्टेक्स पर हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं, यही बता रहा है लिंक लिस्ट। ठीक, मतलब ए से बी, सी और डी तीनों वर्टेक्स हम लोग जा सकते हैं डायरेक्टली, यही बता रहा है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं, ये स्ट्रक्चर एरे है, इसको हटा लेते हैं। समझ गए हो? अब देखो इसके बाद का चीज, ये तो हो गया पहला पॉइंट हम लोग का हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट हम लोग का बना लिए। इस टाइप के ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस ग्राफ जी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैट्रिक्स के फॉर्म में, एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में और एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में, ये हम लोग देख लिए। ठीक, अब एक और चीज देखते हैं, एक और ग्राफ बनाते हैं, एक और ग्राफ बनाते हैं। एक और ग्राफ को हम लोग, एक और ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स और लिस्ट के फॉर्मेट में। फिर देखते हैं क्या चेंजिंग है। ठीक, एक और ग्राफ बनाए, मान लो इस तरीके से नहीं, एक और ऐसा बनाते हैं ग्राफ। ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक, मान लो ये एक एज है, ऐसा ग्राफ बन सकता है ना? ऐसा ग्राफ बना सकते हैं क्या? ए पर जाने का रास्ता नहीं है, क्या डिस्कनेक्टेड है, बना सकते हैं। डिस्कनेक्टेड ग्राफ भी तो होता है, हमेशा कोई जरूरी नहीं है कनेक्टेड ही हो।
डिस्कनेक्टेड भी ग्राफ हो सकता है। ठीक, एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है हम लोग के पास में, ऐसा ग्राफ है। इसको क्या करना है, इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है और लिस्ट में रिप्रेजेंट करना है। देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट होगा। ए बी सी डी है ना वर्टेक्स, ए बी सी डी वर्टेक्स है ना। मैट्रिक्स में क्या करेंगे, ए बी सी डी ऐसे लिखेंगे, ए बी सी डी ऐसे भी लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ऐसे आकर, ए बी सी डी, ए लिख लिए, यहाँ पर भी ए बी सी डी लिख लिए हम लोग। अब इसके बाद आते हैं, क्या है, ए से ए में कोई जा रहा है क्या, ए से लेकर ए तक में कोई जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, मतलब कि यहां पर 0 हो गया। दूसरे से बनाते हैं, चलो ब्लू से लिखते हैं, यहां 0 हो गया। ए से ए कोई नहीं जा रहा है, ए से बी सी डी जा रहा है क्या, ए से कहीं भी नहीं जा रहा, ना तो बी जा रहा है, ना तो सी जा रहा है, ना तो डी जा रहा है, ए से कहीं भी नहीं जा रहा है, मतलब कि सब में ए की एंट्री में सब में 0 होगा। ठीक, अब बी पर आते हैं। बी में क्या है, बी से कहां जा रहा है, बी से भी कहीं नहीं जा रहा है, ना तो बी पर जा रहा है, ना तो सी पर, ना तो ए पर, ना तो डी पर, कहीं नहीं जा रहा है। मतलब क्या है, बी वाले में भी ए भी 0 हुआ, ए भी 0 हुआ, ए भी 0 हुआ, ए भी 0 हुआ, सब के सब 0 हो गया। ठीक, क्यों, क्योंकि बी से कहीं जा ही नहीं रहा है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं सी पर। सी पर आते हैं, सी से केवल डी पर ही एक जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है, मतलब सी से केवल डी पर, यहां पर 1 होगा, बाकी सब 0 हो गया। सी से डी पर केवल एक जा रहा है, 1 लिखिए, बाकी सब 0 हो गया। क्यों, और कहीं नहीं जा रहा, सी से और कहीं नहीं जा रहा है। अब डी पर आते हैं। डी पर आते हैं तो क्या हुआ, जब डी पर आए हम लोग तब क्या देखे, डी से केवल सी पर जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है, तो डी से केवल सी पर जा रहा है, डी से सी पर जा रहा है, डी से सी पर यहाँ 1 लिखते हैं, बाकी सब जगह 0 है। ये मेरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया इस ग्राफ के लिए। ठीक, अब लिस्ट भी बनाते हैं हम लोग, एडजेसेंसी लिस्ट में भी सेम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एक बार देखो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक ऐसे एरे बनाएंगे, ए बी सी डी, इसको पार्टीशन कर लिए, यहां पर ऐसे ऐसे पार्टीशन कर लिए। ठीक, ए से कहां पर जा रहा है, ए से कहीं जा रहा है क्या, ए से कहीं नहीं जा रहा है, मतलब कि यहां पर कुछ नहीं लिखेंगे, कहीं जा ही नहीं रहा तो किसका एड्रेस यहां लिख देंगे भाई, कहीं नहीं जा रहा है तो यहां पर ब्लैंक रह जाएगा। अब बी में आते हैं, बी से कहीं जा रहा है क्या, बी से कहीं नहीं जा रहा, मतलब क्या, बी से कहीं नहीं जा रहा तो ये भी ब्लैंक रह गया, यहां भी कुछ भी नहीं लिखे, ये भी ब्लैंक रह गया। ठीक, अब सी पर आया है, सी से कहां जा रहा है, सी से डी पर जा रहा है, मतलब कि सी से इस तरीके से एक सी से डी पर जा रहा है, यही जा रहा है ना, सी से कहां जा रहा है, डी पर जा रहा है। ठीक, सी से डी पर जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है, फिर यहां सी ओवर हो गया मेरा। अब डी पर आते हैं, डी से कहां जा रहा है, डी से ए बी सी, केवल सी पर ही जा रहा है, डी से केवल सी पर जा रहा है, डी से कहां जा रहा है, केवल और केवल सी पर जा रहा है, डी से सी पर जा रहा है। यहां पर देखो डी से कहां जा रहा है, सी पर जा रहा है, समझ रहे हो बात को, डी से सी पर जा रहा है, बस ओवर हो गया। सारे घटक दिन ए के लिए, बी सी डी सबके लिए देख लिए। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, जो साइज यहां पर एक ग्राफ 4 वर्टिसेज था, 4 वर्टिसेज था, ए बी सी डी, यहां पर भी कितना है, ए बी सी डी, 4 ही वर्टिसेज है। ठीक, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, ए रफली कंप्लीट ग्राफ के जैसा कुछ है। एक ये जगह डी से लेकर बी तक होता तो कंप्लीट ग्राफ होता, रफली कंप्लीट ग्राफ जैसा कुछ है। ये क्या है, एक ही एज है, अगर इसको हटाते हैं तो नल ग्राफ बन जाएगा, ये रफली नल ग्राफ जैसा है, मतलब कि ये जो ग्राफ है कंप्लीट ग्राफ के जैसा कुछ दिख रहा है, ये नल ग्राफ के जैसा दिख रहा है, लेकिन इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में देखो साइज कितना है, साइज कितना है, 1 2 3 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 4 16, 4 × 4 16, साइज इसका 16 है। इस ग्राफ के लिए मैट्रिक्स वाले में साइज कितना है, साइज 16 है। इस ग्राफ का मैट्रिक्स ही बनाया है तो साइज कितना है, देखो ए बी सी डी 4, 1 2 3 4 4, 4 × 4 साइज है, 4 × 4 साइज है, मतलब कि इसका भी साइज है कितना, 16 है। दोनों का साइज सेम है इस ग्राफ के लिए और ये ग्राफ के लिए भी। अब आते हैं यहां पर, आते हैं यहां पर, देख कर ही लग रहा होगा इस ग्राफ के लिए इतना बड़ा बना है
एडजेसेंसी लिस्ट बना है और नीचे वाले ग्राफ के लिए इतना छोटा बना है, इतना छोटा बना है। मतलब क्या कि जब मैट्रिक्स हम लोग कंप्लीट ग्राफ का बना लें या फिर नल ग्राफ का बना लें, दोनों में साइज उतना ही रहेगा। जबकि एडजेसेंसी लिस्ट पर जब हम आते हैं तो कंप्लीट ग्राफ के लिए साइज बड़ा होता है और नल ग्राफ के लिए साइज छोटा होता है। इन नल ग्राफ जैसा ही कुछ दिख रहा है, एक ही एज है, एक हटाएंगे नल ग्राफ बन जाएगा ये। मतलब क्या कि अगर नल ग्राफ के नियर बाई कोई ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, उसके लिए एडजेसेंसी लिस्ट का साइज छोटा रहता है, एडजेसेंसी लिस्ट का साइज छोटा रहता है और मैट्रिक्स में दोनों का साइज सेम रहता है। ठीक, मतलब कि कंप्लीट ग्राफ के लिए एडजेसेंसी लिस्ट ज्यादा बड़ा होगा और नल ग्राफ के लिए छोटा होगा। ठीक, छोटा किसके लिए यहां पर है, एडजेसेंसी लिस्ट है जो छोटा किसके लिए बन रहा है, छोटा बन रहा है नल ग्राफ। नल ग्राफ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हम बोलना चाह रहे हैं जिसमें एक भी एज नहीं हो सकता है कुछ एज हो, नियर बाई नल ग्राफ रहे। ठीक, यहां पर एक एज को हटाएंगे तब नल ग्राफ बनेगा। नल ग्राफ ये भी नहीं है लेकिन एक हटाने पर नल बन जाएगा, मतलब नियर अबाउट, उसके आसपास में है। तो नल ग्राफ के आसपास में रहने पर एडजेसेंसी लिस्ट का साइज छोटा होता है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि नल ग्राफ के लिए एडजेसेंसी लिस्ट प्रेफरेबल है। अगर नल ग्राफ जैसा कोई ग्राफ हम लोग के पास में है, बहुत कम एज अगर उसमें है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, बहुत कम एज अगर है उसमें, उसके लिए एडजेसेंसी लिस्ट ज्यादा अच्छा है। या फिर मान लो डिस्कनेक्टेड भी नहीं है, बस कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड के लिए v-1 एज ही चाहिए ना। एस्पिरिंग ट्री में हम लोग देखे हैं v-1 एज चाहिए। मैक्सिमम एज कितना हो सकता है, v² हो सकता है। मान लो 10 वर्टेक्स है, अगर v का वैल्यू 10 है, 10 वर्टिसेज है अगर, तो 10 के लिए मैक्सिमम एज कितना होगा, v² बनेगा। समझ रहे हो बात को, 10 into 9 लगभग 90 एज बनेगा मैक्सिमम। n-1 सबके सब कनेक्टेड होगा, हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से रिमेनिंग जितना भी n-1 है उससे जुड़ा हुआ होगा। ठीक, डिग्री कितना हो गया, 10 into 9, सबका डिग्री 9 हो गया। 10 into 9 डिवाइडेड बाई 2। अगर वर्टेक्स का सिंपल देखो, समझो v का वैल्यू अगर 10 लेते हैं तो सम ऑफ टोटल डिग्री कितना हो जाएगा, 10 इंटू इसका डिग्री कितना, सबका डिग्री कितना होगा, 9 होगा। 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, कितना वैल्यू इसका हो गया, इसका वैल्यू हो गया 45। मतलब 45 एज पॉसिबल है मैक्सिमम। और मिनिमम कितना पॉसिबल है, मिनिमम 10-1 9 में ही काम चल रहा है। एक 45 एज भी बन सकता है, एक 9 एज से भी कनेक्टेड ग्राफ हो रहेगा। तो अगर कम एज है तो एडजेसेंसी लिस्ट का साइज छोटा हो रहा है ना, ज्यादा एज है तो ये साइज बड़ा हो रहा है। ठीक, जबकि मैट्रिक्स का बात कर सकते हैं तो दोनों ही केस में सेम हो रहा है। मतलब क्या कि अगर नल ग्राफ रहेगा ना तब हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे। ठीक, और अगर कंप्लीट ग्राफ के आसपास का ग्राफ रहेगा तब हम लोग लिस्ट बनाएंगे, तभी इतना लगेगा ही, इससे बेटर मैट्रिक्स बना लेंगे। तो कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स है जो कब प्रेफरेबल है, कब है प्रेफरेबल, कंप्लीट ग्राफ जब होगा। कंप्लीट ग्राफ जब होगा उसके लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स अच्छा है, और जब नल ग्राफ होगा उसके लिए एडजेसेंसी लिस्ट अच्छा है। यही डिफरेंस है दोनों में, और कुछ नहीं है। अब देखो क्यों अच्छा खराब बोल रहे हैं, एक चीज सोचो, अच्छा खराब क्यों बोल रहे हैं आप। सिंपल सोचो, अगर हमको ए का डिग्री फाइंड आउट करना है, ए का डिग्री फाइंड आउट करना है, डिग्री ऑफ ए अगर फाइंड करना चाहते हैं, ए का डिग्री, इस वर्टेक्स का डिग्री कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसमें कैसे फाइंड करेंगे, यहां से चलेंगे, सब जितना भी 1 आएगा ऐड करते जाएंगे। यहां से देखो 1 + 1 + 1 3, इसका डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। टाइम कितना लगा, यहां से लेकर यहां तक गए हैं, टाइम v लगा है, मतलब क्या बोल सकते हैं, बीगो v टाइम लगा है। क्या फाइंड करने में, डिग्री फाइंड करने में बीगो v टाइम लगा है। एक वर्टेक्स के लिए, सबके लिए v ही लगेगा।
तो टोटल डिग्री अगर फाइंड आउट करना रहेगा इसके लिए, अगर टोटल डिग्री का बात करते हैं हम लोग, टोटल डिग्री अगर मैट्रिक्स के हेल्प से, एडजेसेंसी मैट्रिक्स के हेल्प से अगर फाइंड करते हैं हम लोग, क्या टोटल डिग्री का अगर बात करते हैं तो कितना हो गया, एक के लिए v जाना पड़ रहा है, दूसरे के लिए v लगेगा, तीसरे के लिए v, सबके लिए v लगेगा। मतलब क्या, टोटल डिग्री के लिए बिग O ऑफ v स्क्वायर टाइम लगेगा हम लोग को। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में जाएंगे, टोटल डिग्री के लिए v स्क्वायर लगेगा, चाहे ए ग्राफ रहे चाहे ए ग्राफ रहे। इस ग्राफ में भी इसका डिग्री चाहिए, 0 ही है जानते हैं, फिर भी सबको विजिट तो करना पड़ेगा, बी के लिए भी विजिट करना पड़ेगा, सी के लिए भी विजिट करना पड़ेगा, तो v स्क्वायर टोटल एलिमेंट है ना। हाँ, यहाँ पर क्या है, 4 इंटू 4 है, v इंटू वी है, v स्क्वायर एलिमेंट है, सबको एक बार वन टाइम विजिट करना ही होगा, क्योंकि वहां पर वैल्यू क्या है, 0 है और 1 है, हमको देखना है, तभी हम डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल डिग्री के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हमेशा ही v स्क्वायर लगेगा, चाहे ग्राफ कंप्लीट हो या फिर नल ग्राफ हो, दोनों ही केस में v स्क्वायर टाइम लगेगा। अब लिस्ट पर आते हैं, लिस्ट में कितना टाइम लगेगा, लिस्ट में ए का डिग्री अगर फाइंड करना चाहते हैं, टाइम कितना लगेगा ए के लिए, जितना ए से कनेक्टेड है मैक्सिमम कितना हो सकता है, v-1, इसको छोड़ के बाकी सब वर्टेक्स। सिंपल ग्राफ का अगर बात कर रहे हैं, सिंपल ग्राफ है, कनेक्टेड है मान लो, और कंप्लीट भी है, सारा एज मैक्सिमम जो पॉसिबल एज है 45 एज है, उतना एज है इसमें, ठीक। तो इसका डिग्री के लिए टाइम कितना लगेगा, इसका डिग्री के लिए टाइम कितना लगा, लगभग v लगा है टाइम, इसके लिए भी v टाइम लगा है, इसके लिए भी v टाइम लगा है, इसके लिए भी v टाइम लगा है। एक एज यहां पर 2 बार काउंट हो रहा है ना, देखो a से b गए हैं, a से b यहां भी काउंट हुआ है, b से a गए हैं, यहां भी काउंट हुआ है, b से a गए हैं, यहां भी काउंट हुआ है, ठीक। कंप्लीट ग्राफ में b से a गए, एक एज 2 बार काउंट हो रहा है, तो टोटल कितना काउंट कर रहे हैं, जितना भी एज है सबको काउंट कर रहे हैं 2 टाइम्स, एक एज है जो 2 बार काउंट कर रहे हैं। मतलब कि कंप्लीट ग्राफ में तो v लगेगा, लेकिन मान लो कंप्लीट नहीं है, अगर कंप्लीट ग्राफ अगर हो तो यहां भी बिगो v स्क्वायर हम बोल सकते हैं, लेकिन कंप्लीट ग्राफ अगर नहीं हो तो हमेशा एक एज को 2 बार विजिट करेंगे। कब, दोनों एंड पॉइंट का जो वर्टेक्स है जिसको कनेक्ट कर रहा है, दोनों वर्टेक्स जब यहां पर आएगा, अगर b से c के लिए देखते हैं अगर, तो देखो b से c पर गए हैं और c से भी b पर गए हैं, एक एज को 2 बार विजिट कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं पूरे में जाने पर। मतलब कि हम लोग सब में v लिख रहे हैं, इससे बेटर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सब में 2 टाइम्स e, 2 बार e को विजिट करना पड़ रहा है, 2 बार e को विजिट करना पड़ रहा है। अगर कंप्लीट है तब तो v होगा, सब में v स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट अगर नहीं है तब एक एज को 2 बार करना पड़ रहा है। जैसे देखो यहाँ पर एक एज है, एक ही एज है, तब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर C से D गए हैं और D से C गए हैं, जितना नंबर ऑफ एज है उसका 2 टाइम्स विजिट करना पड़ रहा है यहाँ पर, प्लस एक बार इस एरे में भी जाना पड़ेगा ना, पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। ये एरे का साइज क्या है, जितना नंबर ऑफ वर्टेक्स है, जितना नंबर ऑफ वर्टेक्स है, मतलब क्या हो गया, v प्लस 2e। इतना टाइम लगा किसमें, इतना टाइम लगा टोटल डिग्री फाइंड करने में। एडजेसेंसी लिस्ट से टोटल डिग्री को फाइंड करने में v प्लस 2e लगता है, तो बोलो यहां v स्क्वायर लिखे थे। अरे e का वैल्यू क्या है मैक्सिमम, e का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, e का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, e को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां पर देखो e को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां पर देखो रफ मान लो अगर करते हैं हम, e को कैसे लिख सकते हैं, v इंटू v-1 डिवाइडेड बाई 2, यही है ना। टोटल डिग्री क्या होगा, v इंटू v-1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या हो गया, v स्क्वायर नहीं बन गया क्या, e इक्वल टू v स्क्वायर बन गया ना। फर्स्ट केस में v स्क्वायर तो बन ही जाएगा, यहां पर भी 2e लिखे हैं, e मान लो v स्क्वायर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कंप्लीट ग्राफ का बात नहीं कर रहे हैं, तब तो v स्क्वायर से कम होगा ना एज। जैसे यहां पर देखो 2 इंटू e लेंगे, एक ही एज है, एज एक ही है, 2 बार ही काउंट हुआ है, तो v प्लस 2e हो गया। तो ये दोनों के टाइम में
इसका टाइम वी स्क्वायर है 2e, डिफरेंस आया ना। जब कंप्लीट नल ग्राफ के आसपास का ग्राफ होगा तब तो टाइम कम लग गया ना। जबकि मैट्रिक्स में क्या देख रहे हैं, मैट्रिक्स में हमेशा ही वी स्क्वायर टाइम लगेगा, क्योंकि सबको विजिट करना ही करना है। बस यही चीजें हम बताना चाह रहे थे। क्या, जब कंप्लीट ग्राफ रहे तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स को प्रेफर करते हैं। यहां पर टोटल डिग्री काउंट करने में टाइम कितना लगता है, सबका डिग्री काउंट करने के लिए कितना टाइम लगता है, ये चीज हम लोग देख लिए। एडजेसेंसी लिस्ट से कितना टाइम लगता है वो भी देख लिए। लिस्ट से टोटल v प्लस 2e टाइम लगता है टोटल डिग्री फाइंड आउट करने में। ठीक, e का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, e का मिनिमम वैल्यू 0 भी हो सकता है। नल ग्राफ है 0 हो जाएगा। ठीक, मतलब कि v प्लस 2e ही होना है। ठीक, मैक्सिमम क्या हो सकता है, e का वैल्यू v स्क्वायर होना है। ठीक, मतलब कि नल ग्राफ के केस में एडजेसेंसी लिस्ट को प्रेफर करेंगे और कंप्लीट ग्राफ जहां कहीं भी गिवन है उसके लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स को प्रेफर करेंगे। ये बात समझ में आ गया है, ये बात समझ लिए हो। अब देखो इसके बाद में और क्या है डेटा, यही मेनली यही था, बताना यही था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ दो तरीका है, दोनों तरीका हम लोग बता, दोनों टेक्निक को बता दिए। क्या इंपॉर्टेंट है दोनों में, कितना टाइम लगता है दोनों में, किसके लिए कौन सा बेटर है टेक्निक। कंप्लीट ग्राफ है एडजेसेंसी मैट्रिक्स बेटर है, अगर नल ग्राफ है तो एडजेसेंसी लिस्ट बेटर है। बस यही बताना था। इसका यूज आने वाला है, प्रिम्स एल्गो का जब टाइम को फाइंड आउट करेंगे इसका यूज आएगा, इसके लिए ही बता रहे थे। और कुछ ऐसा है नहीं इसमें, थ्योरी सारा कुछ बता ही दिए। केवल यही है मैट्रिक्स में क्या है, जो बेस्ड ऑन वर्टिसेज है। क्या मैट्रिक्स का साइज कैसा होता है, यहाँ पर v लेते हैं, यहाँ पर v लेते हैं। जबकि एडजेसेंसी लिस्ट का साइज कैसे देखते हैं हम लोग, e आता है, e एज पर डिपेंड कर रहा है। एडजेसेंसी लिस्ट है जो एज पर डिपेंड करता है और मैट्रिक्स है जो वर्टेक्स पर डिपेंड करता है। तो वर्टेक्स कंप्लीट ग्राफ हो या फिर नल ग्राफ हो, वर्टेक्स हमेशा सेम रहता है। जबकि कंप्लीट ग्राफ और नल ग्राफ में नंबर ऑफ एज चेंज होता है। इसके चलते ही जब एज कम होता है नल ग्राफ के लिए एडजेसेंसी लिस्ट प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि लिस्ट है जो एज के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक, जितना एज होगा उतना ही यहाँ कनेक्शन करेंगे, जो कम एज है कम कनेक्शन हुआ है। जबकि एडजेसेंसी मैट्रिक्स है जो वर्टेक्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है और नंबर ऑफ वर्टेक्स हमेशा ही फिक्स है, वो ज्यादा कम नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर टाइम कंप्लीट ग्राफ के लिए सही है, लेकिन नल ग्राफ के लिए टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करे, प्रेफरेबल नहीं है। बस यही चीज है। इसके नेक्स्ट में हम लोग अब देखेंगे, हम लोग का बेसिक जान लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्या, प्रिम्स एल्गो फॉर एमएसटी। एमएसटी के लिए प्रिम्स एल्गो का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा नेक्स्ट क्लास में ये हम लोग देखेंगे। अभी एक बेसिक बताएं, इसको एक बार देख लो। इसका यूज आने वाला है, प्रिम्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब फाइंड आउट करेंगे तो इसका यूज आएगा, इसलिए ये बताना जरूरी था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं प्रिम्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है। ठीक, अब तक जो भी पढ़ाए हैं, पहले का भी, केवल यही नहीं, पहले का भी जो भी पढ़ाई हुआ वो सबको रिवाइज करते चलना है। रिवीजन बहुत जरूरी होता है। नया चीज पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़े हुए चीज को रिवाइज करके याद रखना। याद नहीं रहेगा बहुत गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में। समझ रहे हो बात को, एग्जाम में बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए नहीं, अगर रिवीजन किए हो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर आगे पढ़ना शुरू करो। नया चीज पढ़ने कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है जब रिवीजन नहीं हुआ है। रिवीजन नहीं हुआ, नया चीज पढ़ के क्या करोगे। किसी को बता सकते हो केवल कि हाँ ये हम पढ़े थे, याद नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। कौन सुनेगा, एग्जाम में कोई नहीं सुनता है। एग्जाम के बाद केवल रिजल्ट चाहिए होता है लोगों को, बस वही चीज है। तो अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बताएंगे अगले क्लास में क्या है, प्रिम्स एल्गो का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। चलो ठीक, पढ़ाई करो अच्छे से।